Hello everyone. So we are back with another video from our history text, and today's lesson is like nationalist movement in Indochina. So basically बेटा अपनी NCERT बुक्स में तो ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया था पिछले ईयर से. ठीक है, इंडो चाइना अब हमें NCERT में तो बिल्कुल नहीं आता, ये हमसे पूछा भी नहीं जाता. पर हमें पढ़ना है NTSC अकॉर्डिंग. तो वैसे तो इसे ऑफकोर्स अगर ये NCERTs में नहीं है तो इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है इस चैप्टर की NTSCs में पूछने की. मतलब मैं तो लाइक नील मानती हूँ, बहुत 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 रेयर होती है कि इससे कोई चैप्टर. ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं बने, रिमेंबर दिस, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, बट लाइक लास्ट ईयर भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं था. वी कैन टेक अ सपोजिशन कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इस चैप्टर को हटा दिया गया NCERT से. तो मे बी तुमसे भी ना पूछा जाए तो इस चैप्टर को जो है हम लोग केवल लाइक पढ़ लेंगे स्टोरी फॉर्म के अंदर, और इसका लाइक इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस वगैरह यहाँ पे जो आएगा लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे वाले चैप्टर में यहाँ से मिल जाएगी. लाइक कुछ थ्योरीज यहाँ पे आ जाएगी, कुछ स्टोरीज आ जाएगी, मिनिस्टर्स वगैरह आ जाएंगे. मिनिस्टर्स तो मैं क्या बोलूँ, पर लाइक हाँ कुछ यहाँ से ऑफकोर्स लोकेशन वगैरह मैप वगैरह में आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगा. तो समवट ये चैप्टर जो है हम लोग इसको केवल स्टोरी फॉर्म में अगर आप समझ लो तो अच्छी बात है. लाइक नोट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि आपको कॉपी वगैरह में लिखने पड़ेंगे. ठीक है, ना ही NCERT में पूछा जाता है, और काफ़ी रेयर पॉसिबिलिटी है इसकी आपको NTSC में क्वेश्चन में. स्टिल वी विल नॉट लीव आउट एनी ऑफ अ सिंगल टॉपिक भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं. हम लोग हर पॉसिबल चीज़ को कवर करेंगे. सो बेसिकली अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये भी एशिया में है. इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू एशिया, मतलब इंडिया. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ इंडिया दिख रहा है, यहाँ चाइना दिख रहा है. ऑफकोर्स इंडो चाइना तो लोकेशन आसपास ही है. पहली बात तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडो चाइना ये टर्म सुनी है तो ये बता दूँ कि ये कोई इंडिया और चाइना का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ये अलग ही कंट्री बनी है. ठीक है, ये कंट्री है यहाँ पे हमारी इंडो चाइना, ये यहाँ पे कंट्री है. इट इज़ बिलो चाइना. ओके, तो इसका लोकेशन आपको समझ में आ गया. ये बेसिकली इंडो चाइना दिखता है ऐसा. इंडो चाइना के अंदर इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 कंट्रीज, लाओस, कम्बोडिया एंड वियतनाम. और जो स्पेशल हमारे इन तीनों कंट्रीज में से जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस है हमारे लिए वो वियतनाम है. हम वियतनाम की स्टोरी से डील करने वाले हैं, और वियतनाम का कैपिटल जो है वो हानोई है. क्लियर, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है. सो मूविंग अहेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, मैं पहले समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द लेसन ही बोल दिया कि नहीं इससे तो क्वेश्चंस क्रिएट ही नहीं होंगे, तो तुम ऐसा बोल दो कि मैं हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़े 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, छोड़ देते हैं. बिल्कुल स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी जितने भी चैप्टर्स पढ़ते जाओगे सबका एक आगे ना पीछे लिंक होता ही जाता है. और वर्ल्ड हिस्ट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें आगे के एस्पेक्ट्स UPSC वगैरह कभी कुछ दो या कॉम्पिटिटिव दो तो काफ़ी हेल्प करेगा ये चैप्टर. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना जब हम लोग पढ़ते हैं तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है ये चीज़ तुम्हें अच्छे से पता है कि ऐसे कोई भी मूवमेंट्स जो कंट्री के अंदर देशभक्ति की भावना, आज़ादी वगैरह जो होता है, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल मोटिव होता है लोगों का इंडिपेंडेंस, नेशनल यूनिटी वगैरह गेन करना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब इंडो चाइना पढ़ते हैं तो हमने लोकेशन देखी कि एशिया में ही है. सो इट कंप्राइजेज द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया. तो जब मैंने वियतनाम पे अंडरलाइन किया है तो मैं पहले ही समझा रही हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और हम लोग वियतनाम के बारे में मेजरली पढ़ने वाले हैं. लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, साउथ टू चाइना है, ईस्ट ऑफ थाईलैंड है. ओके, समझ में आ गया इतना भी ना. ईस्ट ऑफ थाईलैंड लोकेशन आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, नहीं भी समझ आई हो तो देख लो. ईस्ट ऑफ थाईलैंड एंड साउथ ऑफ चाइना, यहाँ चाइना है. क्लियर. कैपिटल वियतनाम जो बड़े, उसकी कैपिटल क्या है, हानोई. अब इस चैप्टर को पढ़ने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतनी फनी सी टर्म्स है. लाइक वो कुछ लाइक इनके जो नाम आने वाले हैं यहाँ पे अभी लोगों के, वो बहुत ज़्यादा फनी है. तो मुझे ये चैप्टर ना पढ़ाते हुए बड़ा मज़ा आता था स्टार्टिंग से, पर नहीं पसंद आई, CBSE को डाइजेस्ट नहीं हुई तो उन्होंने इसे हटा दिया. सो वियतनाम ने बेटा फॉर्मल इंडिपेंडेंस जो है वो 1945 में ही गेन कर ली थी बिफोर इंडिया. तो अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो वियतनाम इंडिपेंडेंस गेन कर रहा है मतलब ये किसी ना किसी की कॉलोनी रहा हुआ है. सो वियतनाम वॉज कॉलोनी ऑफ कोर्स. पर कौन है डोमिनेटिंग, चाइना है वहाँ पे. तो चाइना किसी को छोड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ता. तो यहाँ पे इसे किसने डोमिनेट करके रखा हुआ था, चाइना ने. सो इट स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना. क्लियर इट इज़. देख लो यहाँ पे भी डायग्राम कितना इजीली समझा रहे कि वियतनाम है और उस पर डोमिनेशन किसने करा हुआ है, चाइना ने. ऐसी है चाइना. सो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम फॉलोड चाइनीज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
अब मतलब अभी भी आपको भी पता है, अब जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो आज हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश कल्चर से इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो उसी तरीके से वियतनाम जो था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चाइना की कॉलोनी रहा था, तो इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद भी बेटा इन लोगों को 30 साल और लग गए, नियरली 30 ईयर्स और लग गए प्रॉपर इंडिपेंडेंस, मतलब एक प्रॉपर मैनर में इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि वहाँ की अभी भी जो नेटिव गवर्नमेंट थी वो अभी भी चाइनीज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करती थी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। वहाँ के जो अब जैसे यहाँ पे इंडिया में भी क्या होता है, मतलब लाइक वी हैव सो कॉल्ड प्रोवोक्ड कि जिन्हें इंग्लिश आती है वो एजुकेटेड पीपल है, ठीक है, वो थोड़ा लिबरल पीपल, मतलब काफ़ी ऐसा बोलते हैं ना कि एजुकेटेड से या हाईली प्रोफाइल से उन्हें हम लोग सिम्बलाइज करते हैं। तो उसी तरीके से जो एजुकेटेड वियतनामीज थे उनकी लैंग्वेज भी क्या हो गई थी, चाइनीज़, चिंग चैंग बोलते थे वो लोग, और उस पर बोल करके वो खुश भी होते थे। फाइन, ठीक है। तो वहाँ का जो रिलीजन था चाइनीज़ का वो था कन्फ्यूगरिज्म, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मतलब बोलते हैं ना कि लाइक डीप प्रीच, जैसे अगर मैं बात करती हूँ क्रिश्चियनिटी, सॉरी दैट इज़ नॉट अ हिट टू एनीवन, पर मतलब लाइक बेसिकली जो अब जैसे हम मुगल्स वगैरह आए थे तो लाइक दूसरा रिलीजन हमारे कंट्रीज़ में आए थे, तो ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपने साथ में लाइक कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स अलग अलग रिलीजन्स हमारी कंट्री में लेकर के आए थे। तो उसी तरीके से जो चाइना था दैट वाज लाइक इट वाज इन्फ्लुएंस, चाइना का कल्चर क्या था, कन्फ्यूगरिज्म, और वो वियतनाम में उसे भी वो लेकर के आए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके जाने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक वहाँ पर इस रिलीजन का स्प्रेड रहा था, ओके, डोमिनेटिंग रिलीजन रहा था वो। तो कॉलोनियल डोमिनेशन क्या होता है, अब हमने देखा कि भाई 1845 के अंदर तो जो चाइना है वो वहाँ से चला गया है, केवल इन्फ्लुएंस है, फिर भी अब एक न्यू डोमिनेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, मतलब वियतनामीज है और यहाँ पे फ्रेंच ट्रूप्स आ जाती है। सी बहुत क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें ये फ्रांस का, ठीक है, ये पर्सन इसने वियतनाम की गर्दन पकड़ी हुई है, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग टू शो यू हियर। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेंच ट्रूप्स है वो वियतनाम में आई थी 1858 के अंदर। स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करो, 1845 में तो ये बेचारा चाइना से इंडिपेंडेंट होता ही है, पर वहाँ पे क्या होता है 1840 मतलब थोड़े ही टाइम बाद में, नियरली 13 ईयर्स बाद में वहाँ पे फ्रेंच ट्रूप्स आ जाती है, ठीक है, और फ्रेंच ट्रूप्स यहाँ पे आती है। अब याद करो हमने जब लास्ट कभी यूरोपियन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग, यूनिफिकेशन नेशनलिज्म पढ़ रहे थे यूरोप का तो हमने क्या देखा कि जितनी भी ईस्ट पावर्स थी तो ये क्या करती थी, अपना टेरिटोरियल एरिया इंक्रीज करती थी, इनको लगता था कि हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो अब ये एशिया की तरफ मूव करती है। सी इसके पीछे एक रीज़न भी है कि ये एशिया की तरफ क्यों मूव कर रही है। सी अगर आप देखोगे तो हम जब यूरोप में देखते तो यूरोप में जो कंट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लाइक साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो छोटी है, पर जैसे हम एशिया में आते हैं तो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो एशिया में अगर सबसे बड़ी एरिया वाइज अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना बहुत पावरफुल था वो उस टाइम पे भी, ठीक है, वो पहले डोमिनेटिंग था इंडिया पे, ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट लाइक जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट भी एक कंट्री उनको दिखाई देती है, वो कौन सी थी, इंडो चाइना, ठीक है, एरिया वाइज भी बड़ी थी, जोग्राफिकल और एथिकल भी बोलूँ मैं, वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह के वाइज में मैं बोलूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, रिसोर्सफुल कंट्री है इंडो चाइना, ठीक है। तो फ्रेंच ट्रूप वहाँ पहुँचती, तो क्यों आई थी इंडो चाइना, वो भी क्यों उन्होंने भाई इंडो चाइना को चूज़ किया वो भी आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो इंडो चाइना आती है और उस टाइम पे जब वो वियतनाम पे पहुंचती है, सबसे पहले इंडो चाइना में भी वो वियतनाम पे आती है, तो जब वो वियतनाम पे आती है तो वहाँ पे नेगुयन डायनेस्टी, नेगुयन, ओके, बहुत फनी से नेम्स आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं, अभी नेगुयन डायनेस्टी वहाँ पे चल रही होती है, ओके। तो अब वो आती है तो यहाँ पे फ्रैंको चाइनीज़ वॉर होता है, ठीक है, कुछ खाने वाने की डिशेस नहीं है, अलग से लॉस्ट मत हो जाना चाइनीज़ वाइनीज़ सुन के। तो वो वॉर होती है 1887 में, जहाँ पर फ्रेंच जो है वो वियतनाम के 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पे अपना पूरा कंट्रोल, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हें दिख रहा है कि ये वियतनाम है, ठीक है। इस व्हाट इज हैपनिंग विद द स्लाइड्स टुडे, ओके, ये वियतनाम है और वियतनाम का भी नॉर्थ रीजन, ओके, वियतनाम के नॉर्थ रीजन में भी किसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, अनामा टोंकिन नाम के जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती है उस पर फ्रेंच जो है वो फ्रैंको चाइनीज़ वॉर के बाद में वहाँ पे कंट्रोल गेन कर लेती है और वो क्या बन जाता है, फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक फ़नी इंसिडेंट होता है, सी अब यहाँ पर हमारे पास एक पोएट आ जाता है जिनका नाम है नेगुएन डिनचू, ठीक है। अब नेगुएन डिनचू बहुत फनी सा नेम आएगा, बहुत आएंगे आगे सुनते जाना। अब इन्होंने भी, इनके बारे में भी क्यों हम पढ़ रहे हैं, सी बहुत फेमस पोएट थे और इन्होंने बोला था आई वुड फेस इटर्नल डार्कनेस देन सी द फेस ऑफ ट्रेडर्स, मतलब मैं चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी भर अंधा ही रहूँ, मैं इन दुश्मनों की शक्ल देखने से अच्छा।
अब ये फ़नी क्यों था, मैंने क्यों इनके बारे में बोला कि ये जो पोएट है हमारे पास नेगुएन डिंगचू, जो बोलते थे कि मैं इन ट्रेडर्स की शक्ल नहीं देखना चाहता, और इनके बारे में पेक्युलरिटी थी कि ये पहले से ही ब्लाइंड थे, मतलब ये खुद पहले ही ब्लाइंड थे, और ये बोलते हैं कि अच्छा है मैं तो मैं देखना ही नहीं चाहता, इनकी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो दैट वाज फनी कि वो पहले ही अंदर था और वो फिर भी ऐसे प्रोक्लेमेशंस दे रहे थे कि भाई मुझे तो शक्ल भी नहीं देखनी है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, बहुत कुछ फनी मिलेगा यहाँ पे। सो व्हाई डिड फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। अब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये लोग कॉलोनीज को क्यों नेसेसरी समझते थे। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अब चाइना वही इंडिया से पढ़ते जाओ, हिस्ट्री कॉमन होती है हर जगह। यहाँ पे इंडिया में क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ से इनको रॉ मटेरियल मिलता था। ठीक है, रॉ मटेरियल यहाँ से, हमारे यहाँ से सारा सामान ले जाते थे अपनी कंट्रीज में, टू सिविलाइज द अनसिविलाइज पीपल, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि सो कॉल्ड ये इनका मिशन है कि जितने भी और बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको एडवांस बनाना, जो अनसिविलाइज्ड पीपल है उनमें सिविलाइजेशन लेकर के आना। सो यूरोपियंस कुड यूज कॉलोनीज एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब इन्होंने जो इनका सामान बनाया वो इन्होंने अपने एरियाज में तो बेच दिया, वहाँ तो इनसे कोई खरीद नहीं रहा, तो इनको लगता है कि चलो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ मार्केट एक्सपेंशन होगा, वो अपने सामानों को बेच भी पाएंगे और मतलब बोलते हैं ना कि मोर ऑफ प्रॉफिट वहाँ पे अर्न कर पाएंगे लोग। सो यूरोपियन यूज्ड कॉलोनीज एज मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वही अपने यहाँ से तो रॉ मटेरियल ले जाते थे, अब उस रॉ मटेरियल का वो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसे इंडिया इन कंट्रीज़ में आकर के बेचेंगे। बेसिक सी चीज़ थी, 10 रुपये में अगर ये कोई सामान ले जाते थे तो उसे 60 to 70 रुपीज़ में बेचते थे वापस आकर के, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया इसके थ्रू। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फ्रांस, फ्रेंच इन वियतनाम, ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ठीक है जो भी किया हो, उन्होंने इंडिया में लाइक बोलते ना डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी काफ़ी किए थे, तो उसी तरीके से फ्रेंच जब आती है वियतनाम में तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करती है, स्पेशली ये कल्टीवेशन वगैरह को बहुत इंप्रूव करती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, कैनाल्स हुई, ड्रेनिंग लैंड्स हुई, मैकांग डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका भी सारा समझने वाले हम लोग आगे। तो वो मैकांग डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ पर इन्होंने कैनाल्स वगैरह बिल्ड किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया। सी एक और चीज़ यहाँ पे समझो कि जो वियतनाम की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती थी रबर और राइस कल्टीवेशन पे। ओके, तो उन्होंने सोचा कि यार जब यहाँ पे इतना फेवरेबल चीज़ें हैं, यहाँ पे इतना फेवरेबल क्लाइमेट है इनको ग्रो करने के लिए, तो हम इसी को इम्प्रूव करते हैं, तो इन्होंने उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और इसका प्रॉफिट ये हुआ कि उस टाइम के अंदर वियतनाम जो था वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर बन गया था राइस का इन दी वर्ल्ड बाय 1931। ओके, रोड रेलवेज कंस्ट्रक्ट हुए, अब सीधी बात है उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक भी तो चाहिएगा ना, तो उन्होंने वो सारे किया। ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ मिलिट्री, ताकि उन्हें मिलिट्री मूवमेंट मतलब किसी चीज़ को, किसी एरिया को आपको कैप्चर करना है। अब जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी, अभी जो ये चाइनीज हमारा जो ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्यों क्रिएट हुआ है, यहाँ से हम हमारा रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो चाइना डर गया, ठीक है, कि भाई ये लोग तो इजीली इनका मूवमेंट वगैरह करवा लेंगे मिलिट्री वगैरह का, तो उसने फिर अपने नाटक करने शुरू किए। ओके, सो रोड्स एंड रेलवेज वर ऑल्सो टू गेन मिलिट्री, किसी एरिया पे अपना कंट्रोल गेन करने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव इज कि अब जैसे 2 ट्रेनें इन्होंने शुरू करी थी, एक जो थी वो ट्रांस इंडो चाइना रेलवे था जो मूव करती थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ वियतनाम एंड चाइना, और फिर एक सेकेंड लाइन इन्होंने स्टार्ट की थी वियतनाम से सियाम और बीच में फेनोफिन नाम की भी एक जगह होती थी, वहाँ भी उसे भी वो करती थी, ठीक है, उसे भी वो कनेक्ट करती थी। अब फेनोफिन जो था वो कम्बोडिया की कैपिटल है और सियाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना अभी भी NTSC तुमसे पूछ सकता है, लाइक ये चैप्टर चाहे ना है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, सियाम, कैपिटल ऑफ कम्बोडिया, फेनोफिन, ठीक है, तो फेनोफिन जो भी है इसको जो भी तुम प्रोनाउंस करो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर तुमसे क्रिएट होने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल तुम्हें पढ़नी नहीं है, बस ये याद रखो कि अभी तक हम लोग फ्रांस की बात कर रहे थे, तो फ्रांस जो आई थी उसने लाइक डेवलपमेंट करना भी स्टार्ट किया था, ठीक है, डेवलपमेंट किस तरह से वो कर रही थी तुम्हें मैं एग्जांपल्स बता चुकी हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कल्टीवेशन वगैरह, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करी। तो अब ये क्या इन्हें ऐसा क्या लगा कि इन्होंने एक और चीज़ करी क्या बेटा, कि ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे था, वहाँ पे एजुकेशन जो थी वो लिमिटेड थी टू दी पुअर पीपल। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे थी, इसको पहले तो समझने की कोशिश करना कि अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो फ्रांस थी वो ये समझती थी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन लोगों को सिविलाइज्ड बनाना है, डेवलप्ड बनाना है।
तो सिविलाइज्ड और डेवलप बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। तो उस एजुकेशन के साथ ना काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे एजुकेशन सिस्टम के, वो देखो, वो एजुकेशन जो थी वो लिमिटेड थी केवल रिच पीपल के साथ में। और यहाँ ना एक बहुत फ़नी चीज़ वहाँ पे हुआ करती थी कि ये लोग नियरली 1/3 पीपल स्टूडेंट्स को जो थे वो उनको फेल कर देते थे। क्यों? क्योंकि अगर पास हो गए तो उनको जॉब देनी पड़ेगी, तो इसीलिए क्या करते थे, उनको फेल कर दिया करते थे। मतलब अगर मानो कि 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है किसी भी चीज़ का, तो 10-20 हज़ार लोग पास होते थे। मतलब बहुत सी बात उन्होंने ऐसी सिचुएशन भी वहाँ पे क्रिएट कर दी थी कि हज़ारों में से या 2 या 3 बच्चों को आप पास कर रहे हो। तो काफ़ी ऐसी गंदी सी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी थी। और जो बुक्स जो था, जो टेक्स्ट जो था, वो केवल और केवल फ्रांस के कल्चर को, फ्रेंच रूल को तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता था और दूसरों को वो डिस्क्रिमिनेट करता था। अब यार हमारे इंडिया में आकर के तुम बोलो कि ब्रिटिशर्स बहुत बड़े हैं, तुम इंडियन जो हो वो पागल हो, तो ऐसे बताओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो उससे ज़्यादा काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्रिएट हुई, ड्रॉबैक्स वगैरह वहाँ पे सामने आने लगे थे उस सिस्टम के। तब हमारे पास फिर एक और पर्सन आ जाते हैं, पॉल बर्नार्ड नाम के। ठीक है, पॉल बर्नार्ड जो थे वो फ्रांस ट्रूप्स के थे। ठीक है, ये एक पॉलिसी मेकर और इन्फ्लुएंशियल राइटर थे जिन्होंने बोला कि कॉलोनीज़ को जितना आप ज़्यादा डेवलप करोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। सर समझना कि अगर कॉलोनीज़ को तुमने, जो कॉलोनीज़ में जो पीपल रह रहे, तुमने उनको एजुकेटेड बना दिया, तुमने उनको रिच बना दिया, तो रिच होंगे, एजुकेटेड होंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आप हाई चीज़ों की डिमांड करोगे, लाइक एसीज हुए, ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अच्छा फर्नीचर हुआ, अच्छा घर हुआ। तो ये सब क्या होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ को बूस्टअप करेगा। और इकोनॉमिकल ग्रोथ का बूस्टअप होना मतलब फ्रांस के प्रॉफिट का नंबर इंक्रीज होना। पर यहाँ पर भी अब ऐसा तो नहीं था, पर इसने एक और चीज़ भी बोली थी कि इकोनॉमी जो थी उसमें अभी भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स कैसे थे कि वहाँ पे हाई पॉपुलेशन थी, अभी भी वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, मतलब बिल्कुल लो आउटपुट था, काफ़ी ज़्यादा चाइना के कंट्रोल में रही हुई थी। तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, लोन वगैरह में आ चुके थे। तो ये हमेशा ऐसा चाहते थे, जब इस पॉल बर्नार्ड ने ये बोला था कि भाई तुम्हें अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो इनको सिविलाइज करो, इन्हें इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करो। तो वही मैं चीज़ समझा रही थी। तो मिशन सिविलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू आता है? मिशन सिविलाइजेशन के दिमाग में था कि भाई ठीक है, समझ आ गया कि इनको सिविलाइज्ड करना है, पर आप वो सिविलाइज्ड इनको किसके थ्रू कर सकते हो? वो सिविलाइजेशन आप केवल इनको इनके किसके थ्रू कर पाओगे? आप लोग एजुकेशन के थ्रू। ओके, तो वो आप एजुकेशन वगैरह उनको दो। तो अब जब एजुकेशन देने की बात आई तो वहाँ पे एक डिलेमा आ गया। डिलेमा मतलब डाउट। डिलेमा भी ऐसा था कि अब ये जो पीपल है उनको आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाओगे? फ्रेंच में पढ़ाओगे, वियतनामीज लैंग्वेज में पढ़ाओगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ना क्या हो गया कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेरीज वगैरह आ गई कि कौन सी लैंग्वेज में हम पढ़ाएं। तो अब उस क्वेरीज के बेसिस पे ना बहुत एक सही चीज़ होती है। कुछ लोग जो थे वो फ्रेंच को सपोर्ट, वियतनामीज़ को सपोर्ट करते थे। कुछ लोग, मतलब समझने की कोशिश करना, कुछ लोग जो थे वो ये बोलते थे कि हम एक काम करते हैं, इनको फ्रेंच के बारे में पढ़ाते हैं, फ्रेंच के कल्चर ट्रेडिशन वगैरह के बारे में बताते हैं, ताकि ये लोग क्या करेंगे, फ्रांस के, मतलब इन्हें भी पता चल जाएगा कि फ्रांस कितना अच्छा है, ये वो। और फिर कुछ लोग थे तो उनको ऐसे बोलते थे कि नहीं यार, इससे तो क्या होगा, वियतनामीज़ अगर आप उनको नहीं पढ़ाओगे तो इनका कल्चर वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोगों को गलत उनको लगेगा। कुछ अच्छे लोग भी वहाँ पे थे। तो फिर ऐसा कुछ, मतलब उन लोगों ने मिलजुल करके डिसाइड किया कि जो वियतनामीज़ है वो हम लोअर स्टैंडर्ड्स में, लोअर क्लासेस में पढ़ाएंगे और सीनियर क्लासेस में हम लोग फ्रेंच पढ़ा देंगे। ओके, पर अब इसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स क्या क्या था कि अगर वो डरते थे, कॉलोनीज डरते थे, फ्रेंच ट्रूप्स जो थी वो डरती थी कि अगर हमने ज़्यादा पढ़ा दिया, ठीक है, इनको एजुकेशन दे दी, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कैसे? मानो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाती हूँ, मुझे नॉलेज हो जाती है इस चीज़ की कि भाई ये लोग यहाँ पे आके गलत काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? आई माइट क्वेश्चन दी कॉलोनियल डोमिनेशन। ओके, कॉलेंस को फियर भी था कि अगर ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो आपको इनको जॉब देनी पड़ेगी, राइट? ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। फिर उसके बाद में ड्रॉबैक्स तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई थिंक सो ये गलती से वो पेपर वहाँ पे भी आ गया था, बट आप इसको समझ ही चुके हो। ओके, तो नेक्स्ट था, अब एक इंसिडेंट आता है हमारे पास, टॉनकिन फ्री स्कूल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे एक टॉनकिन फ्री स्कूल थी, स्टार्ट हुई थी 1907। ऐसा मत समझना कि भाई फ्री स्कूल मतलब तो लाइक फ्री का मतलब ऐसे कि फीस नहीं लगती थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये प्रमोट करती थी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, यहाँ पर क्लासेस होती थी साइंस, फ्रेंच और हाइजीन में। इट वॉज नॉट इनफ लोगों के लिए, केवल आपको ऐसा नहीं कि भाई आप फ्रेंच में बोल रहे हो, आपको साइंस आती है तो काफ़ी था, नहीं। उन्हें वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करने के बाद में वेस्टर्न दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वेस्टर्न दिखने के लिए उन्होंने क्या किया, शॉर्ट हेयर, मतलब जबकि जब बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि वियतनामीज़ जो थे वो लॉन्ग हेयर्स वगैरह प्रेफर करते थे, पर जैसे ही वेस्टर्न गए ये लोग शॉर्ट हेयर्स
शॉर्ट हेयर कट्स वगैरह, मतलब ऐसे लाइक पेकुलरिटीज़, उन्होंने अपने कल्चर को, अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स को वहाँ पे लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की थी। ओके तो अब इससे क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि वहाँ की जो स्कूल्स है वो इजीली इनकी बात मान लेती थी, वो भी रेजिस्टेंस थी, मतलब वो भी काफ़ी कितनी बार अपोज करती थी। और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी स्मार्ट थे, कभी कभी तो वो अपोजिशन मतलब खुला जो था वो रिवॉल्ट करते थे, और जो कभी जो था वो चुप, मतलब कभी तो वो उनकी बात मान लेते और कभी उनको लगता था कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो ओपन और साइलेंट दोनों मैनर में अपोज किया करते थे। अब हम तुम याद करो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि वियतनामीज़ जो था वो लोअर क्लासेस के अंदर एक्सेप्ट किया गया था। तो जैसे ही लोअर क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ़ वियतनामी स्टूडेंट्स, मतलब वियतनामीज़ टीचर बढ़ते हैं, तो टीचर्स ने भी, टीचर्स काफ़ी स्मार्ट थे और उन्होंने, टीचर्स हमेशा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, तो जो टीचर्स थे उन्होंने क्वाइटली मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया था टेक्स्ट को, ठीक है। वो मतलब ऐसा बोलते थे कि दिखाते तो ये थे कि भाई हम फ्रेंच की तारीफ करें, बट एक्चुअली वो फ्रेंच को क्रिटिसाइज किया करते थे, ठीक है, क्रिटिसाइज व्हाट वाज ट्रीटेड। एक प्रोटेस्ट हुआ था साइगांव नेटिव स्कूल के अंदर, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो थे, अब वो गवर्नमेंट मतलब एफर्ट्स कर, जैसे हो गया था ना, इन लोगों को पता चलने लग गया था कि भाई ये तो हमें कंटिन्यू फेल कर रहे हैं ताकि इन्हें जॉब्स ना देना पड़े, तो स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस एफर्ट के अगेंस्ट, मतलब उनको जॉब वगैरह नहीं देते, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने रिवॉल्ट वगैरह किया, इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह फ्रेम कर ली, काफ़ी रेसिस्टेंस वगैरह हुआ था। तो मैं तुम्हें साइगांव नेटिव गर्ल्स स्कूल का प्रोटेस्ट बता रही थी बेटा, ये इंसिडेंट हुआ था साइगांव के अंदर, गाँव विलेज है ये ऑफकोर्स वियतनाम में। ये हुआ था 1926 में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था। अब मेजर प्रोटेस्ट में भी क्या हुआ था ना कि वहाँ की एक गर्ल थी, वियतनामीज ट्रेडिशन, वियतनाम की गर्ल थी, वो फर्स्ट डेस्क पे जा कर के बैठ गई थी, ठीक है, दैट वाज नॉट अलाउड, क्योंकि फर्स्ट प्लेसेस जो थी वो फ्रेंच गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड थी। तो अब ये वहाँ पे जाती है तो टीचर इससे बोलती है कि तुम जाकर के पीछे वाले डेस्क पे बैठो, तो ये रिफ्यूज़ कर देती, काफ़ी ब्रेव थी ये, मना कर देती कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं पहले आई हूँ, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल आता है, इसको काफ़ी कुछ सुनाता करता है, मतलब स्कूल से बाहर रेस्ट्रिकेट कर देता है कि तुम ये वो फलाना ढिमका जो भी सुना देता है, ठीक है। अब इसको बाहर निकालने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जितने भी वियतनामी स्टूडेंट्स और वियतनामी टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग बैठ कर के प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, सब स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं, बाहर जाके नारेबाजी वगैरह करने लगते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब लार्ज मैनर में रिवॉल्ट वगैरह शुरू हो गए, ठीक है। तो फिर वापस से जो प्रिंसिपल था उसको सरेंडर करना पड़ा, इतने सारे रिवॉल्ट वगैरह देख करके, फिर उसने वापस से उस बच्ची को रीएडमिट कर लिया, जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स गए थे उन सबको रीएडमिट कर लिया था। तो साइगांव, थैंक यू। सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसको देख लो। हम लोग फ्रेंच के इंडो चाइना को पढ़, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडो चाइना पढ़ रहे थे। तो पहले हमें पता चला कि चाइना का इन्फ्लुएंस था, फिर वहाँ पे फ्रांस ट्रूप्स आई है, फ्रांस ट्रूप्स आती है, कैसे वो अनम और टॉनकिन पे अपना कंट्रोल गेन कर लेती है, और पूरा हमें पता है कि भाई जब कोई भी कंट्री वहाँ पे आती है तो वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। तो वो हम सारा इन्फ्लुएंस, एजुकेशन सिस्टम, कल्चरल वहाँ का, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे नोटिस कर रहे थे, राइट। और फिर उसके बाद में हमें ये भी पता है कि कोई भी कंट्री आती है तो वो डेवलपमेंट भी करती है, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से केवल और केवल बुराइयाँ ही हो रही है, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी कर रही है, उससे क्या प्रॉफिट्स थे वो भी हमने देखे। पर उस प्रॉफिट के अलावा भी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी जो थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम वगैरह हमने देखा, वो उसके अगेंस्ट किस तरह से रिवॉल्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। मतलब नियरली अगर मैं देखूँ 30% ऑफ द चैप्टर तो आज ही के वीडियो से कंप्लीट हुए हैं। 2 और वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी इस चैप्टर को रीड कर लेना, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे दिस वीडियो लेक्चर्स विल बी like much more than enough to cover your NTSC segment from this chapter. Okay, thank you.